प्रशांत किशोर ने सिर्फ एक चुनाव जीता है या बिहार की राजनीति का पूरा फॉर्मूला बदल दिया है। 30 साल तक जिस बांकीपुर सीट पर बीजेपी की जीत लगभग तय मानी जाती थी, वहां इस बार न जाति का पुराना गणित चला, न संगठन का दम और न ही सत्ता का प्रभाव। तो आखिर पीके की जीत की पूरी गणित क्या है? क्या ये बीजेपी की हार है या फिर नितिन नवीन की गैर मौजूदगी का असर? आज आंकड़ों, इतिहास और जमीनी राजनीति के आधार पर करेंगे इस जीत का पूरा डिकोड। नमस्कार, मैं श्रुति गुप्ता और आप देख रहे हैं द हो हल्ला। एक सीट, लेकिन चर्चा पूरे बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश में थी, बांकीपुर। जी हाँ, ये वो सीट है जहां बीजेपी की जीत लगभग तय मानी जाती थी। लोग कहते थे कि वहां चुनाव कम और औपचारिकता ज्यादा होती है। कई बार तो माहौल ऐसा बन जाता था जनाब कि जैसे नतीजा पहले ही लिख दिया गया हो। लेकिन इस बार कहानी तो बदल गई। प्रशांत किशोर जीत गए और अब सवाल ये है कि क्या बीजेपी हार गई या बिहार का वोटर बदल रहा है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि 30 साल से बीजेपी के कब्जे वाली सीट हाथ से ही निकल गई? क्या यह सिर्फ एक स्थानीय झटका था या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संकेत छिपा है? इसके लिए सबसे पहले समझना होगा बांकीपुर सीट के इतिहास को। दरअसल बांकीपुर कोई आम सीट नहीं है। ये पटना शहर का ऐसा इलाका है जिसे बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता रहा। प्रशासनिक पकड़, शहरी वोट बैंक और लगातार संगठन की मजबूती, इन सब ने मिलकर इस सीट को बीजेपी के लिए लगभग सेफ जोन बना दिया। जब पूरे बिहार में अलग अलग राजनीतिक लहरें चल रही थी, तब भी बांकीपुर में बीजेपी की पकड़ बनी रही। लेकिन बीजेपी की इस पकड़ की एक बड़ी वजह सिर्फ पार्टी नहीं, वो थे नितिन नवीन। जी हाँ, नितिन नवीन कई बार यहां से विधायक चुने गए थे। इलाके में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती थी। लोग तो ये भी कहते थे कि उन्हें आसानी से हराया नहीं जा सकता। लोग उन्हें पहचानते थे और स्थानीय नेता के तौर पर उनकी अलग पहचान भी थी। सड़क हो, नाली हो या दूसरे विकास के काम, इन मुद्दों पर उनका नाम जुड़ता ही रहा। कई बार चुनाव में ये भी देखा गया कि वोटर पार्टी से पहले चेहरे को प्राथमिकता देते थे। यानी कई लोग सिर्फ बीजेपी को नहीं, नितिन नवीन को भी वोट देते थे। ये व्यक्तिगत लोकप्रियता का फैक्टर इस सीट पर काफी मजबूत माना जाता था। लेकिन इस बार वो मैदान में नहीं थे। ऐसे में बीजेपी के सामने पहली चुनौती यही थी कि क्या उनका वोट उसी तरह बना रहेगा या पार्टी का पारंपरिक वोट बिना उनके चेहरे के उतना ही मजबूत रह पाएगा। और दूसरी तरफ थे प्रशांत किशोर, जिन्हें लोग चुनावी रणनीतिकार के तौर पर जानते हैं। कई अलग राज्यों में उन्होंने चुनाव की रणनीति बनाई और जीत भी दिलाई। लेकिन इस चुनाव में उन्होंने खुद मैदान संभाला। पिछले कई महीनों से वो जन सुराज के जरिए लगातार बिहार में घूम रहे थे। गांव से लेकर शहर तक उन्होंने एक अलग तरह का राजनीतिक संवाद बनाने की कोशिश की। उन्होंने चुनाव में बड़े बड़े वादों से ज्यादा स्थानीय मुद्दों पर बात की और लोगों की रोजमर्रा की परेशानियों को केंद्र में रखा। रोजगार, शिक्षा, ट्रैफिक, जल भराव, शहर की बदहाल व्यवस्था और सबसे जरूरी प्रशासनिक लापरवाही, इन्हीं मुद्दों पर उन्होंने चुनाव को केंद्र बनाने की कोशिश की। उनका फोकस यह दिखाने पर था कि राजनीति सिर्फ जाति या पार्टी नहीं बल्कि काम और सिस्टम की जवाबदेही पर होना चाहिए। कुछ लोग को लग रहा है कि हम यहाँ मुख्यमंत्री बनने आए हैं। आप हमको नहीं जानते। हम इतना छोटा सपना लेकर पैदा नहीं हुए। हमारे दादा बैलगाड़ी चलाते थे इसी बिहार में, मजदूर थे। यहीं गांव के सरकारी विद्यालय से पढ़कर हमने जीवन अपना शुरू किया है। एक दो नहीं, 12 गो मुख्यमंत्री को बनाने में कंधा लगाए हैं। इतना पसीना, इतनी मेहनत मुख्यमंत्री मंत्री बनने के लिए नहीं कर रहे हैं। ये मेहनत इसलिए कर रहे हैं, ये पसीना इसलिए बहा रहे हैं कि ये सपना लेकर आए हैं कि अपने जीवन काल में
एक ऐसा भी दिन देखें जब हरियाणा पंजाब से, गुजरात महाराष्ट्र से लोग बिहार में रोजी रोजगार करने आए, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हुआ। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होके के चाहिए? जरा होना चाहिए तो दम लगाकर बोलिए जय बिहार। बस फिर क्या, यहीं से मुकाबला दिलचस्प हो गया। अब सवाल यह है कि क्या बांकीपुर का वोटर बदल रहा है? शहरों में रहने वाला मतदाता अब सिर्फ पार्टी देखकर वोट देता है या उम्मीदवार का काम, उसकी छवि और उसकी बातों को भी गंभीरता से देखता है? क्या युवा वोटर अब ज्यादा सवाल पूछने लगा है और पुराने पैटर्न से बाहर निकल रहा है? अगर ऐसा है तो यह बदलाव आगे दूसरे चुनावों में भी दिख सकता है और सिर्फ बांकीपुर तक ही सीमित नहीं रहेगा। प्रसाद जी का जीत घमंडियों का नस तोड़ने के लिए जीत हुआ है। वहाँ की जनता अगले जो सरकार थी उससे त्रस्त थी, अब आज उन लोगों में नया जान आ गया। लेकिन इन सब के बीच ये बात भी समझना जरूरी है, ये एक उपचुनाव था। उपचुनाव में मतदान का तरीका, वोटर का मूड और स्थानीय मुद्दे सामान्य चुनावों से अलग होते हैं। कई बार कम वोटिंग प्रतिशत, स्थानीय नाराजगी या विशेष परिस्थितियां भी नतीजों को प्रभावित कर देती हैं। इसलिए सिर्फ इस एक नतीजे से ये कहना कि बिहार की जनाब पूरी राजनीति बदल गई, सही नहीं होगा। लेकिन इतना तो जरूर है कि इस जीत ने बीजेपी और बाकी पार्टियों दोनों को एक संदेश दिया है कि अब चुनाव जीतने के लिए सिर्फ पुराना वोट बैंक नहीं, संगठन की ताकत, परंपरागत पकड़ और हर सीट पर नए तरीके से मेहनत करनी होगी और वोटर को लगातार जोड़कर रखना होगा। मुझे लगता है बीजेपी के लिए यह एक अपनी नीतियों में, अपने काम करने के तरीकों में बदलाव करने का एक कारण बनना चाहिए। और ये एक अलग बात है कि जन स्वराज पार्टी को पिछले विधानसभा चुनाव में कोई भी सीट नहीं मिली थी, यहाँ तक कि प्रशांत कुमार की इस पार्टी के कई लोगों की ज़मानत भी जब्त हो गई थी और अब वे खुद चुनाव जीत गए हैं। तो कम से कम इससे ये तो लगता है कि उनके ऊपर तो भरोसा है। देखिए, हमें और आपको ये समझना होगा कि पीके की जीत की पूरी गणित सिर्फ एक नेता की जीत नहीं है। इसमें नितिन नवीन की गैर मौजूदगी भी है, स्थानीय मुद्दे भी हैं जो लंबे समय से दबे हुए थे, प्रशांत किशोर की लंबी तैयारी, ग्राउंड लेवल पर किया गया काम और लगातार जनता से संवाद भी है, और शायद बिहार के वोटरों का बदलता सोचने का तरीका भी, जो अब पहले से ज्यादा सवाल पूछ रहा है और विकल्पों को परख रहा है। अब देखना होगा कि ये सिर्फ एक सीट की कहानी बनकर रह जाती है या आने वाले चुनावों में पूरे बिहार की राजनीति की दिशा बदल देती है। और साहब, सिर्फ बिहारी क्यों, पूरे देश की दिशा बदल सकती है।